हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट योर होम। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5। और इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.4 तक डिस्कस कर चुका हूं, और आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है इसका मेथड समझते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख ली हैं, और ये आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद जो पहला एग्जांपल है वही मैंने ये एग्जांपल ले लिया है, और उसकी दो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वो कैसे करेंगे, उसका सबसे पहला रूल होता है कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हमें जीरो बनाना होता है। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लिखा है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और यहाँ जीरो कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ कर दूंगा 2x प्लस 3y, और ये प्लस का 46 है, वहां जाके माइनस का 46 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके, इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको नेक्स्ट करेंगे 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशंस को मैंने कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। ये हमारा पहला रूल होता है कि एक तरफ हमें जीरो करना होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, x और y, मींस हमारे दो ही वेरिएबल हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से रामबाण होता है किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे तीन वेरिएबल्स होते जैसे एक्स वाई और जेड भी होता तो भी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। इसलिए ये मेथड बेस्ट माना जाता है। कोई भी इक्वेशन इस मेथड से ऐसा नहीं होता कि ये मेथड हम लगाएं और किसी भी इक्वेशन का आंसर ना आए। ये एकदम बेस्ट मेथड होता है, कोई भी इक्वेशन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे आगे स्टेप। देखो x और y को हम ऐसे लिख लेंगे, x और y, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1, क्योंकि और कोई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है नहीं है। और यहाँ पे हम लगा देंगे इज इक्वल टू के साइन बीच में। ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख देंगे, और इसके नीचे हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये तरीका होता है, और बेस्ट मेथड बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से बताऊंगा। देखो जैसे हमने लिखा x, ठीक है, अब हम x के नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे कुछ। देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ x लिखा है तो मैं x का जो टर्म है उसको छुपा लूंगा यहां से और यहां से भी। ठीक है, तो क्या बचा, 3 बचा और माइनस 46 बचा। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3 और माइनस 46 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 और ये माइनस 46 है। और दूसरे वाले में क्या बचा, अगर मैं x का टर्म यहाँ से छुपा लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 और माइनस 7 बचेगा। आप देख रहे होंगे माइनस 74, सॉरी, है ना। तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 5 और माइनस 74। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं y की तरफ। अब मैंने y का टर्म देखा तो y के नीचे मैं क्या करूंगा, y का टर्म छुपा लूंगा। देखो y का टर्म अगर मैं यहाँ से छुपाऊंगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म माइनस 46। तो यहाँ पे देखो माइनस 46 तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो माइनस 46 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचा हमारा 2, तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, x का टर्म इधर क्या है 3, तो मैं यहाँ नीचे 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब आती है बात 1 की। 1 क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो अब हम छुपाएंगे किसको, कांस्टेंट टर्म को। तो हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म छुपाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। तो क्या बचेगा, 2 और 3। देखो 2 पहले से यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पे पहले से ही वो लिखा होगा। तो 2 लिखा है तो अगला टर्म हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में देखा जाए तो हम कांस्टेंट टर्म को अगर हम छुपाएंगे तो 3 और 5 बचा, है ना। x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 5 है। तो 3 तो पहले से लिखा हुआ है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ y का कोफिशिएंट, मींस यहाँ पे मैं सिर्फ 5 लिख दूंगा। तो इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो अब हमें क्या करना है, अब आती है बात, नेम क्या है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम नाम से ही समझ में आएगा क्या करना है, हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x अपॉन, देखो माइनस 74 है ये। ठीक है, माइनस 74 इंटू 3 करूंगा तो मेरा आंसर, तो मैं यहाँ से लिख लूंगा 3 इंटू माइनस 74। ठीक है, फिर बीच में देखो 5 बीच में लगेगा हमेशा माइनस का साइन, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम 5 इंटू माइनस 46, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट y अपॉन, अब देखो दोबारा से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 3 इंटू माइनस 46, 3 इंटू माइनस 46। देखो यहाँ मैं कुछ साइन नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, याद रखना। और बीच में फिर माइनस का साइन, फिर माइनस 74 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू माइनस का 74। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, 1 के नीचे। देखो 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10, इसका हम डायरेक्टली कर सकते हैं, सीधे 10 लिख दू, माइनस 3 3 9। ठीक है,
3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं आगे। आगे स्टेप क्या है, इनको आप सॉल्व करके लिख दो, कुछ नहीं करना। x अपॉन, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 7 जा 21 22 है ना, तो माइनस 222 आ जाएगा इसका। क्लियर है, माइनस, फिर दोबारा से हम एक और माइनस का साइन लगाएंगे तो 5 6 जा 6 5 जा 30 और 3 कैरी आ जाएगा, 5 4 जा 20 और प्लस 3 23। देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का 5 है इंटू माइनस 46 होगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, है ना, तो 23, तो माइनस का 230 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसको इजीली समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो y अपॉन क्या आएगा, 3 6 जा 18, 1 इधर आ जाएगा, 3 4 जा 12 13, तो माइनस 138 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर दोबारा माइनस 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 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 74 है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का 7 प्लस का, तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो प्लस का 148 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, देखो x अपॉन 230 माइनस 2 2 तो कितना आएगा x अपॉन 8। क्लियर। और इसमें कितना आएगा y अपॉन, देखो 148 में से अगर मैं 138 माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा आंसर, 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 को हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो हमने यहां तक तो सॉल्व कर लिया, x अपॉन 8 y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो सबसे पहले हम इसको 1 के बराबर पुट करेंगे। देखो अभी हमारा x अपॉन 8 इज इक्वल टू वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो सबसे पहले हम x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 के बराबर पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी तो बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे ही यहाँ पे y अपॉन 10 किसके बराबर लिख देंगे हम, 1 के बराबर। तो यहाँ से 8 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 1 जा 8, यानी कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1, क्योंकि 10 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहां से हमने x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली है। तो ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ है कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ऑपरेट होता है मेथड। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व। तो अभी हमारे पास है एक्सरसाइज 3.5 और आप देख रहे हैं कि इसमें है 4 क्वेश्चंस। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, फोर्थ क्वेश्चन में भी 5 पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसी वीडियो में ऑल 4 क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 5 पार्ट्स जितने भी हैं इसके वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसमें लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसे रीड कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये एज इट इज क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बोर्ड्स में कि तुमसे बोलता है सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ इसी मेथड से आपको करना होगा। और आप अगर कुछ भी नहीं बोला है कि विदाउट यूजिंग एनी मेथड के, मतलब किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप 2 इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हो और वो सॉल्व ना हो। ये एक इकलौता ऐसा मेथड है जो हमेशा सॉल्व करता ही है, इससे आंसर करेक्टली आने के एकदम 100% चांसेस होते हैं। ठीक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके हम देख रहे हैं, देखो x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ के देखा होगा, तो उसमें बोला है कि चेक वेदर दे आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। देखो अगर हमें इसके सॉल्यूशन तभी निकालने हैं जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हमें इसके सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं इन 2 इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो उसको हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बता रखा है आपको कि कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं क्या, a1 अपॉन a2 इज
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है? नो सॉल्यूशन, है ना। इसका आंसर क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्लियर है। और एक और कंडीशन होती है क्या? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो अगर ये पहले ही A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 निकला है तो उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये कंडीशन किसी इक्वेशन में है तो हम उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती थी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता था, तो वो क्या होता था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है। तो हमें क्या करना है? हमें ये कंडीशन देखनी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं इस इक्वेशन में कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अब मैं रेशियोज करके देखूंगा इन इक्वेशंस के। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9, -3 अपॉन -9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 9, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि देखो 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्यों? क्योंकि 3 अपॉन 2 के बराबर 1 अपॉन 3 नहीं होता है, तो ये तो बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। तो हम यहां लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिख लिया है, और इसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या निकल के आते हैं। देखो 2 अपॉन 3, A1 अपॉन A2, और ये क्या है 1, तो 1 अपॉन 2, तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हमारा ये जब ऐसे होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये कौन सी कंडीशन निकल के आती है? ये होती है यूनिक सॉल्यूशन वाली, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स लिख लेते हैं, है ना। दोबारा से समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे। देखो एक्स हम लिख लेंगे यहाँ पे, और इज इक्वल टू का साइन, फिर वाई लिख लेंगे, और फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर 1 लिख लेंगे। ठीक है। हर बार ऐसे ही करना है जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे। ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले ये तो लिख लिए। अब हम क्या करते हैं इसके बाद? देखो एक्स के नीचे हम क्या लिखेंगे? एक्स को छुपा लेंगे इस इक्वेशन में से। हम एक्स को छुपा के हम देखेंगे क्या बचा यहाँ पे। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1, और इधर वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 और 2। इसी तरीके से करना है। एक्स के कोफिशिएंट को आप थोड़ी देर के लिए अनदेखा करोगे या फिर इसको छुपा लोगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 ऐसे लिख लेना। और कोफिशिएंट क्या है? देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन, हमने जो फर्स्ट स्टेप था इसमें वो हमने मिस किया है। क्या करेंगे हम इसको? यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -5, और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? -8। तो इसको हम क्या लिखेंगे? -5 और -8। देखो समझ में आ रहा होगा। इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा, तो प्लस का 5 वहां आगे क्या हो जाएगा? -5। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे कांस्टेंट क्या बन गए? -5 और -8। तो मैंने यहाँ पे -5 और -8 लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखो दोबारा से हम y, अब देखो y के नीचे हम क्या लिखेंगे? y को छुपाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 2 और 3, और यहाँ पे क्या बचा? 5 और 8। देखो इसे हम -5 और -8 लेके चलेंगे हर बार। ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें चेंज करके भी दिखा दिया है। तो y के नीचे मैं क्या लिखूंगा? -5 और -8 तो पहले से लिखे हुए हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक। और 1 के नीचे मैं क्या लिखूंगा? कांस्टेंट टर्म छुपाऊंगा। और देखो 2 और 3 तो यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, 2 और 3। बचा क्या? 1 और 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 और 2। ये सॉरी, मैंने यहाँ पे ये अपॉन का साइन नहीं होता है, वो ऐसे लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ये 1 और 2 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है। अब हम एक बार करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो
इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, ठीक है। तो x के नीचे क्या मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन -8, क्योंकि -8 इंटू 1 -8 ही रहेगा, और 2 इंटू -5, यानी कि एक तो साइन माइनस का हम बीच में वैसे ही लगाते हैं फॉर्मूले वाला, और 2 5 जा 10, और माइनस का साइन है तो माइनस का 10, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर। इज इक्वल टू y अपॉन 3 5 जा 15, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया, माइनस का 15 क्योंकि माइनस का 5 है, ऐसे ही माइनस का साइन हम एक बीच में लगाएंगे, और फिर 8 2 या 16, यानी कि लेकिन ये माइनस का 8 है तो माइनस का 16 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 2 2 जा 4, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो 4 आएगा। ठीक है। और माइनस 3 1 जा 3। यहां तक क्लियर है। देखो मैं इसे एक बार दोबारा बता देता हूं। 3 से मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया था, -5 का, और -8 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8 2 या 16 होता है, माइनस का 16, और माइनस का साइन या फॉर्मूले में लिखना ही पड़ता है, तो वो वाला माइनस मैंने यहां लगा दिया। ठीक है। ऐसे ही 2 का मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 मैंने यहां लिख दिया है, फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, और 3 1 जा 3 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। तो यहां क्या आ जाएगा, x अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस का 10 और प्लस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 10। ठीक है। अभी लिख के दिखाता हूं। y अपॉन क्या हो जाएगा, -15 और प्लस का 16। ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 1 ही होता है। ठीक। अब देखो यहां क्या आएगा, x अपॉन 10 - 8 कितना होता है 2, y अपॉन देखो प्लस का 16 - 15 कितना होगा 1, इज इक्वल टू 1 1 अपॉन 1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो एक बार तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे और फिर एक बार इन दोनों को बराबर लिखेंगे। ठीक है। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो यहां से, और y की वैल्यू y कितना आ जाएगा, y तो y अपॉन 1 तो पहले से बराबर था 1 के, तो y की वैल्यू तो 1 ही आ गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2। मैं अभी करके दिखा देता हूं। देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 तो यहाँ है ही, 1 इंटू, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 तो यहाँ है ही, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 कर देंगे, 2 वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। हमने यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। आई होप कि ये मेथड आपको इजी लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y इज इक्वल टू 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 6x - 10y इज इक्वल टू 40 हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है। अब हम पहले इसको चेक करेंगे कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 5/-10 और इज इक्वल टू 20/40। देखो ये बराबर है तीनों। कैसे, ये भी आएगा 1/2, और ये भी देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, यानी कि 1/2, और ये भी देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये भी 1/2। तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है, ये बन रही है हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन बनती है तो इसके क्या होते हैं, ये होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब जब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हमें इसे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमें पता चल गया है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, है ना। इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। देखो आप देख रहे होंगे इसमें ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हमें 0 बना के दे रखा है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ऑलरेडी हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही दे रखे हैं, तो हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन ने करके ही दे रखा है। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/3, और ये क्या हो जाएगा 3/3, यानी कि -3/-3। तो ये देखो, ये तो 1/3 है, ये हो जाएगा 1, है ना। तो क्या 1/3 कभी बराबर होगा 1 के, नहीं होता है। तो यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहां देख रहे हैं हम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इससे चलते सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू y और इज इक्वल टू 1। हमेशा ऐसे ही करना है, मैं हर बार यही बताते आ रहा हूं। और इसके नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो यहां x का टर्म है तो हम x का टर्म यहां पे हाइड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। छुपा लेंगे। और इसके नीचे क्या लिखा है 3 और 3, है ना, दोनों -3 है, -3 और नीचे भी -3 लिख दिया मैंने। ठीक है। y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या है -7 और -15, तो -7 यहां लिख दूंगा और -15 यहां लिख दूंगा। ठीक है। अब बात आती है y की। तो y का करने के लिए हम y का
ये छुपा लेंगे इसके कॉन्स्टेंट्स को। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, देखो 1 कुछ नहीं होता तो वहां हम क्या मानते हैं 1, ठीक है। तो 1/3, सॉरी अपॉन नहीं, वो 1 और 3 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 और 3, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बचेगा यहाँ पे, -7 और -15, तो वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखना जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें देखो 2 चीज हमें लिखनी पड़ती है, उनमें से दोनों में से एक पहले से लिखा होगा, एक जो नहीं लिखा है वो हमें लिखना होगा बस, ठीक है। तो कांस्टेंट हमें यहाँ पहले से लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ हमने लिख लिया 1 और 3, ठीक है। अब आते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट के लिए हम कांस्टेंट को हाइड करेंगे और देखेंगे क्या बचा हमारे पास, 1 और 3 और 3 और 3 बचे, ठीक है। देखो 1 और 3 तो पहले से लिखे हुए हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 और 3 और लिखना पड़ेगा। तो 3 और 3 माइनस का, याद रखना माइनस का है, वो साइन आपको ढंग से वही जो साइन है इक्वेशन में वही आपको यहाँ लिखने होंगे, ठीक है। अब हम इनका करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो अभी से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, x/50 माइनस का 15 इंटू -3। तो देखो आंसर आएगा प्लस का, 15 3 जा 45, तो प्लस का 45 आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में, ठीक है। 7 3 जा 21 होता है और दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 21 ही आंसर आएगा, क्लियर। इज इक्वल टू y अपॉन इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 3 7 जा 21, माइनस का 21 क्योंकि माइनस का 7 है ना, और फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, 15 इंटू 1 15 ही रहेगा, और ये माइनस का 15 है, देखो तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, माइनस का 15, क्लियर है। इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो -3 इंटू 1, देखो इसका मल्टीप्लाई तो हमने इससे कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, -3 इंटू 1 तो क्या आएगा, माइनस का 3, फिर माइनस का साइन बीच में, फिर 3 इंटू 3 माइनस का 9, क्योंकि ये माइनस का 3 है ना, तो माइनस का 9। इतनी बात क्लियर है। देखो हम इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए ही कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार, है ना। और याद रखना ये मल्टीप्लाई इससे होता है, ये हम आगे लिखते हैं, और पीछे किससे लिखते हैं, यहां से जब इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x/45 माइनस 21 करेंगे तो कितना बचेगा, 24, है ना। अब y अपॉन कितना बचेगा, y अपॉन देखो ये प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 15 और माइनस का 21, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 21 बड़ा है माइनस का, है ना। प्लस का 15 छोटा है, कितना छोटा है, 6, तो माइनस का 6, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 3, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 6, क्लियर है इतना। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखो आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसके बराबर रखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x/24 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। और फिर दोबारा में हम ये इसके बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y/-6 इज इक्वल टू 1/6, क्लियर है इतनी बात। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 24 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 1 इंटू 24/6, तो 6 4 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, देखो माइनस का 6 वहां के मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू माइनस का 6 अपॉन 6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1। तो ये हमारी x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका। उसमें क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इसकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। देखो अभी ये 2 इक्वेशंस हैं हमें, और इसने बोला है कि हमें कंडीशन पहले से ही दे रखी है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनको कितने नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनके गिवन है। अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब होते हैं तो इनकी एक कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो वो हम कंडीशन लगा के a और b की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। ये हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, और इसमें हमें पहले से कंडीशन दे रखी है कि इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमारी वो कंडीशन क्या होती है, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं किसी 2 इक्वेशन के, तो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हम इसमें a1 कितना है हमारा, 2 है, और a2 कितना है हमारा, a - b है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a + b, c1 कितना है 7 और पूरा c2 कितना है, ये पूरा 3a + b - 2, ठीक है। हम इनका रेशियो इज इक्वल टू में लिखेंगे पूरा, देखो किस तरीके से। तो अभी हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे कि a1 कितना है हमारा 2 a2 कितना है a - b, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 a + b और इज इक्वल टू 7
3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अभी देखो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हमें पहले से दे रखा था कि इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये हम कंडीशन लगा के ये हम इतना लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये पार्ट इससे हम कंपेयर करेंगे और फिर ये वाला पार्ट दोबारा से इससे कंपेयर करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, एक बार तो हमने ये पार्ट इसके बराबर लिख दिया और दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये हम दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे इतना। अभी उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये पूरा पार्ट वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा पार्ट यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू ए माइनस बी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करते हैं, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, क्योंकि अभी मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, 7 इंटू ए 7a और 7 इंटू बी माइनस का 7b। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से। अब देखो ये 6a है, ये 7a है, ये a वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का a, क्योंकि 6a माइनस 7a करोगे तो माइनस का a बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 2b और ये माइनस का 7b वहां जाके प्लस का 7b हो जाएगा, तो 7 प्लस का और 2b प्लस का तो कितना हो जाएगा, 9b प्लस का, है ना, 7 प्लस 2 9 होता है ना, इसलिए, और ये माइनस 4 ऐसा ही लिखा रहेगा, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, इसे सॉल्व करके देखो, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, क्योंकि देखो a प्लस बी जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a प्लस 7b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 9a प्लस 3b माइनस, देखो 3 से मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा ब्रैकेट से, 3 2 या 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, देखो 9a में से 7a वहां जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2a। ठीक है, प्लस 3b माइनस, अभी देखो 3b में से माइनस 7b होगा तो कितना बचेगा, 3b माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस का 4b, है ना, तो यहाँ पे माइनस का 4b हो जाएगा और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखो माइनस का a प्लस का 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो हर बार की तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे x की जगह पे a है और y की जगह पे b है, तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है इस बार, a और b है, हमें a और b की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अभी हम इधर क्या लिखेंगे, नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और देखो a के नीचे अगर हम वेरिएबल्स वो कांस्टेंट लिखेंगे तो a के लिए हम छुपा लेंगे, क्या आएगा, 9 और माइनस 4, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9 और माइनस 4, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 9 ये रहा और माइनस 4 ये रहा, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस 4 और माइनस 6, माइनस 4 और माइनस 6। ईजी है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है, हम b को हाइड करेंगे, b को जब हाइड करेंगे और क्या बचेगा इसमें, देखो माइनस 4 और माइनस 6 तो ये है ही है, यहाँ पे लिखा है, बचा क्या, माइनस 1 और 2, तो माइनस 1 और 2 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को हाइड करेंगे और माइनस 1 और माइनस 2 देखो यहाँ लिखे हुए हैं पहले से, बचा क्या, 9 और माइनस 4, तो 9 और माइनस 4 में यहाँ लिख दूंगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो a अपॉन 6 9 जा 54, माइनस का 54 आएगा क्योंकि माइनस का 6 है और माइनस का साइन ये फॉर्मूले में लगता है, और 4 4 जा 16, तो माइनस का 4 इंटू माइनस 4 करेंगे तो किसका आएगा आंसर, प्लस का, तो प्लस का 16। ठीक है, ये माइनस का साइन तो लगा रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का साइन था। इज इक्वल टू b अपॉन, देखो इन दोनों का तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 2 4 जा 8, माइनस 6 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 6 आएगा आंसर, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो किसका आंसर आता है, हमारा प्लस का आंसर आता है, इसलिए प्लस का 6 आएगा और माइनस साइन ये फॉर्मूले का है। इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 4 1 जा 4, माइनस 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 4, माइनस 2 9 जा 18। क्लियर है, अब देखो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a अपॉन माइनस 54 माइनस 16, b अपॉन माइनस 8 माइनस 6 और 1 अपॉन 4 माइनस 18। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
ए अपॉन -54 और माइनस का 16 कितना बन जाएगा, माइनस का 70। ऐसे ही बी अपॉन -8 और -6 कितना बन जाएगा, माइनस का 14। और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 18 प्लस 4 यानी कि माइनस का 14। तो अभी हम सबसे पहले इसको करेंगे इससे कंपेयर, तो कितना हो जाएगा ए अपॉन -70 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14, क्योंकि माइनस का साइन नीचे है, ऊपर लगा देंगे हम। तो आंसर कितना आएगा हमारा, ए इज इक्वल टू -70 अपॉन -14। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 5, ठीक है, क्योंकि 14 का आएगा 70 होता है। क्लियर। अब हम इस वाले को दोबारा से इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो b अपॉन -14 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन -14। ये माइनस साइन हमने ऊपर ऑलरेडी लगा दिया तो यहां नहीं लगाएंगे, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये -14 वहां आगे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस का 14 अपॉन 14। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहां से हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है, b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 5। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसमें लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अभी देखो इसमें बोला है नो सॉल्यूशन के लिए इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x + y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है 2k - 1x + k - 1y इज इक्वल टू 2k + 1। देखो इसमें नो सॉल्यूशन के लिए बोला है तो हम कंडीशन लगाएंगे इसमें नो सॉल्यूशन वाली, जो कि होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हम इसमें कंडीशन लगाएंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3x + y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशन में क्या दे रखा है, हैव नो सॉल्यूशन। देखो अभी नो सॉल्यूशन के हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसे सॉल्व करके देखेंगे और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कंडीशन होती है। हम इसमें ये कंडीशन लगा के k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, तो हम क्या करेंगे 3 अपॉन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2k - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट वो है 1 अपॉन b2 कितना है k - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k + 1। ये हम लिख लेंगे इज नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा नॉट इक्वल टू। देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो नॉट इक्वल टू होता है तो ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे कि इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि ये तो बराबर है नहीं। हम क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे क्योंकि यही दोनों इसमें क्या है इक्वल पार्ट्स है ना। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से। देखो k - 1 वहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2k - 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1 इंटू 1। इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हम देखेंगे 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। देखो 3k में से 2k माइनस हो जाएगा यहाँ आके तो कितना हो जाएगा k बचेगा सिर्फ, और ऐसे ही -1 ये माइनस का 3 वहां क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि -1 + 3 आंसर कितना आएगा हमारे पास 2। तो हमारी k की वैल्यू कितनी निकल आई 2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो बस इतना, इसमें इतना ही सॉल्व करना था, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसमें सिंपली दो इक्वेशन दे रखी हैं हमें, 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। इसे हमें दो मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता होगा, मैंने पहले इन वीडियोस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए हुए हैं। तो उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करके देखना, और यहाँ मैं करूँगा सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में, तो मैं करूँगा इस मेथड से सॉल्व। तो देखना दोनों मेथड से आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी थी वो मैंने यहाँ लिख ली हैं, 8x + 5y इज इक्वल टू 9 और 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ये मैंने दो इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो +9 को वहां आके -9 करना होता है, ये +4 को वहां आके -4 करना होता है इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ -9 लिख दे रहा हूँ इसको, और इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ -4 कर देता हूँ इसको, इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख देता हूँ, इसे थोड़ा कट करके, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने दो इक्वेशंस बना दी हैं, ठीक। अब क्या करना है हमें,
x लिख देंगे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक। अब हम x के नीचे वो पार्ट्स लिखेंगे जो x को हटा के जो बचे हैं हमारे पास, ठीक है। देखो x को मैं हाइड करूंगा, क्या बचेगा 5 और 2, यहाँ लिखूंगा मैं 5, यहाँ लिखूंगा 2, ठीक है। और क्या बचेगा -9 और -4, यहाँ लिखूंगा -9 और यहाँ लिखूंगा -4, ठीक है। अब y को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो -9 और -4 तो यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्या बचेगा 8 और 3, तो यहाँ लिख लूंगा मैं क्या सिर्फ 8 और 3, ठीक। अब 1 के लिए मैं इसको हाइड करूंगा और 8 और 3 तो पहले से लिखे हुए हैं, क्या बचा यहाँ पे 5 और 2, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5 और 2। इतना क्लियर है। अब x के नीचे मैं सॉल्व करूंगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 5 या 20 यानी -20 माइनस 2 9 या 18 माइनस का 18। इतनी बात क्लियर है। x अपॉन -20 माइनस -18 इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 या 27, इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस का 27 माइनस 4 8 4 या 32, तो माइनस का 32। इतना हो गया। इज इक्वल टू 1 अपॉन देखो 2 8 या 16, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा और माइनस 3 5 या 15 यहाँ आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया था ये, ठीक है। तो अब इससे आगे आप सॉल्व करते हैं। अभी देखो इतना करने के बाद x के नीचे देखो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 20 यानी -2 बचेगा, क्योंकि 18 तो हो जाएगा प्लस का और माइनस का 20, तो माइनस का 2 बचेगा। इज इक्वल टू y अपॉन देखो प्लस का 32 है माइनस 27 कितना बचेगा प्लस का 5, इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन 1, क्योंकि 16 माइनस 15 कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वहां आगे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो 2 1 या 2 माइनस का 2। समझ में आ रहा होगा, मैं ये पहले कर चुका हूं तो आपको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 2। ये हमारे आंसर्स होंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आया होगा। अभी देखो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 उसके जितने भी ऑल पार्ट्स हैं वो मैं सॉल्व करके एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।